Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of history, that is different ways of life. And in this chapter beta we are going to study about the civilization in the northwest and the people's living condition, their occupation, how they were surviving at that time, what type of the social conditions were there at that time. So these all things we are going to discuss in this chapter. So let's start the chapter with the topic civilization in the northwest. See beta, life in the Indian subcontinent was entering into a phase when the book became an important source of history. ये वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब जो बुक थी ना हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन चुकी थी. And this period we known as the वैदिक एज. जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री की बुक्स फॉर्म में आने लगी ना बेटा, तो इस पीरियड को हमने वैदिक एज का नाम दी. सो वैदिक एज वाज द पीरियड बेटा व्हेन द आर्यंस आर सेड टू हैव कम टू इंडिया मे बी इन अराउंड 1500 BC. अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1500 BC बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये ज़ीरो है और ज़ीरो से भी 1500 ईयर्स पहले जा रहे हैं. ओके यहाँ पर तो आपका 1500 जब आप लिख रहे हो 1500, सो दिस इज BC, बिफोर क्रिश्चियन एरा. ओके सो दैट इज सो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पीरियड पे आर्यंस जो है वो भारत में आने लग गए थे, बट एक्यूरेट ये इंफॉर्मेशन नहीं है. दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन. सो द टाइम व्हेन द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू डिक्लाइन, क्योंकि ये कहा गया था ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हमारे पास एक्यूरेट रीज़न नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ था. बट आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइनेशन द आर्यन स्टार्टेड टू फ्लोरिश. और ये कहा गया कि जो आर्यंस जब इंडिया में आए उसके बाद वो वर्ल्ड के अदर पार्ट में भी फैल गए और फ्लोरिश्ड हुए. सो ये कह सकते हैं कि दिस इज़ पॉसिबिलिटी दैट द हड़प्पन रोज टू बी द आर्यंस, कि हड़प्पन के बाद जो है आर्यंस को रास्ता मिल गया. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द आर्यंस? द वर्ड आर्या, इट हैज़ बीन गिवन इन योर बुक. आर्या का मीन्स होता है बेटा नोबल, means the honorable or respected one, that is Aryans. So maybe this class was a very high class of at that time. The Aryans living in the Indian subcontinent came to be known as Indo-Aryans. जो आर्यंस इंडियन में सेटल हो गए उन्हें हम इंडो आर्यंस कहते हैं. अब जो ये आर्यंस से विद द पासेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू स्प्रेड इनटू द नॉर्थ इंडिया, देन आफ्टर दैट टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग जगह पे ये स्प्रेड हो गए. अच्छा, इनके स्प्रेड होने के रीजंस भी अलग अलग थे. क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह वेंडर हो रहे थे? टू फाइंड आउट द फर्टाइल लैंड. क्योंकि देखो उस समय सर्वाइव करने के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो दे वर इन सर्चिंग द फर्टाइल लैंड्स, ग्रीन पास्चर्स फॉर देयर कैटल. और इस तरीके से जहाँ जहाँ उन्हें ये चीज़ें मिलती गई दे स्टार्टेड टू सेटल देयर. And in the beginning they settled into the Indus Valley, and then they spread to the other parts of the India, maybe the river Ganga Valley, Yamuna Valley, etc. तो इस तरीके से आर्यंस इंडिया में फैलते गए. Now look at the know it beta. The Aryans are believed to have spread across the world. अब वर्ल्ड के वो किस किस पार्ट में पहुंचे हैं? That is your Central Asia and Europe. That can be the one marker question. So you have to know कि Aryans from India and in India to northwest part में पूरा flourish होने के बाद they spread to the other parts of the world, that is Central Asia and Europe. Now the Vedas are the चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं आर्यंस की और आपको बता रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे फैले स्प्रेड हो गए, तो कहाँ से आया हमारे पास इंफॉर्मेशन? सो मेन इंफॉर्मेशन हमें मिली वेदास से. और वी आर हैविंग 4 इम्पॉर्टेंट वेदास. अगर आपको पता है हमारे 4 वेदास हैं, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. So this period is called the Vedic age because Vedas are available at that time. So this period lasted for about 1000 years. वैदिक एज जो है 1000 years तक चला था बेटा. और वैदिक ईयर को we can divide it into the some important phases like early Vedic age आपको given है, then after that later Vedic age. Now the early Vedic age lasted from around 1500 BC to 1000 BC. Now look at your date
1500 BC है तो 1000 के लिए हम ऐसे आगे आएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, वी मूव अहेड। सो 1500 BC टू 1000 BC तक का टाइम पीरियड दैट इज अर्ली वैदिक एज, एंड द लेटर वैदिक एज टाइम पीरियड इज अराउंड 100 BC टू द 600 BC. Now the Vedas have been the integral part of India. एंशियंट टाइम से और आज भी देखो बेटा वेदास की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चारों के चारों वेदास जो हैं अपने आप में वंडरफुल इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं अबाउट द रिचुअल्स, ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल. और हमारा जो ऋग्वेदा है ना, 4 वेदास में ऋग्वेदा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेदा माना गया है. और ओल्डेस्ट वेदा आपको मैं बताऊं, ऋग्वेदा में बेटा 1028 हिम्स हैं, इतने मतलब उसमें लिखे गए हैं श्लोक और भजन. 1028, one of the oldest. The Hindu believe that Vedas were written by no human being. Maybe mythologically, it is assumed that it was written down in about 1000 BC prior to it. वो ये कहते हैं बहुत पहले ये लिखे गए होंगे, 1000 BC से भी पहले लिखे गए होंगे. It was in oral form, then gradually with the passage of time, transmitted from one generation to another, from mouth to mouth, word to word. जो ऋषिज होते थे ना, पहले के सेजेस होते थे, हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जो होते थे, वो इन वेदास को जो है ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में, मतलब बोल बोल के, गा गा के बच्चों को, अदर जनरेशन को पास करते थे, उन्हें समझाते थे उसमें क्या लिखा हुआ है. और ये सारे 1028 हिम्स जो हैं दे आर इन द प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. किसी न किसी नेचुरल गॉड की पूजा और उनकी अर्चना में ये लिखे गए हैं. एंड मोर ओवर it deals with all aspects of the life. So one of the important source of information is the Rig Veda. अब चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द लेटर वैदिक एज अगर हम देखते हैं तो उसमें 4 वेदास तो हमारे हैं ही हैं, ये हमारी चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. नॉट ओनली ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, मतलब किसी में म्यूजिक के बारे में दिया हुआ है, किसी में एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेज के बारे में दिया हुआ है. सो वेदास रिवील द लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट फील्ड ऑफ द लाइफ. नाउ सी, इन एडिशन, क्योंकि वेदास तो हैं ही हमारे पास, क्या अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है? येस, वी आर हैविंग द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑल्सो लाइक ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद्स, पुराणास, एक्सेट्रा. And moreover, we are having the holy books like Ramayana and Mahabharata, which remain the most important source of information for that period. So वैदिक एज पीरियड के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, बुक फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है. Now moving to the know it, the Vedas from the basis of the Hinduism. ऐसा माना जाता है कि इस धर्म हिंदुइज्म का जो बेस है that is Vedas. The Brahmanas are commentaries on the Vedas in prose. शुरू से ब्राह्मणास जो है वेदास में लिखे हुए जो प्रोज हैं, श्लोक हैं, उनको वो गाते रहते हैं, बताते रहते हैं. आर्यंकास डिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द होली मैन. आर्यंक्स बुक्स अगर आप देखोगे ना, आर्यंकास हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें मैन को कैसे रहना है, यानी कि ह्यूमन बीइंग को सोशल लाइफ कैसे कंडक्ट करनी है, सो उसके सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं. मीन्स हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए किस तरीके से अच्छे कर्म करने चाहिए. द उपनिषदास लेड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंडियन फिलॉसफी. तो उपनिषद तो बहुत मतलब बड़ी बड़ी फिलॉसफीज, उसमें बड़े बड़े सोच और विचार को उसमें दिया गया है. Now let's discuss one case study from the northwest part of the India. Rig Veda is a major source of information for the Vedic period that we have discussed. Now it contains many hymns written in the dialogue form. It tells us about the life and the way of living. उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था, ये सब भी बताता है. और उस समय जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि होते थे, कहा जाता है कि वो तपस्या करते थे, जंगलों में रहते थे, मेडिटेशन करते थे, और वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े अपने आश्रम्स को बना रखा था. आश्रम जो होते थे वो बैंक ऑफ रिवर्स यानी कि नदी के किनारे इस्टेब्लिश होते थे. काउज हो गए, हॉर्सेज हो गए, दे वर कंसिडर्ड वैल्यूएबल एट दैट टाइम. आज भी जैसे गौ माता की पूजा की जाती है ना, उस समय भी ये वैल्यूएबल और एक तरीके से पूजनीय पशु माने जाते थे. इवन हेम्स प्रेज दैम, बहुत सारे श्लोकों में इनकी पूजा की गई है, इनके बारे में बताया गया है.
इवन दे वर कंपेयरिंग दैम विद द रिवर्स ऑल्सो, कि एक नदी जैसे हमें बहुत मतलब कहते हैं लाइफ देती है ना, जान देती है, बहुत सारी चीज़ें देती हैं, वैसे ही गौ माता हमारे लिए बहुत कुछ करती है. सो दीज ऑल प्रेजिंग वर्ड्स हैड बीन गिवन इन द ऋग्वेदा. सो ऋग्वेदा हैज हिम्स इन द प्रेज ऑफ रिवर गंगा, यमुना, सरस्वती एंड द इंडस. इन सभी नदियों के बारे में बहुत अच्छे से ऋग्वेदा में वर्णन किया गया है. नाउ ऋग्वेदा कमेंट्स ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेयर के बारे में बता दिया, वर्शिप के बारे में बता दिया, नहीं, सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में भी रिवील की गई है इन्फॉर्मेशन. इट सेज दैट द सन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे वर टू कैरी ऑन द फैमिली लीनेज. तो भैया पहले ऐसे होता था, आज भी मोस्टली ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, पैट्रिलिनेज सोसाइटी होती है जिसमें हम बेटा फादर का जो वंश होता है ना उसको आगे बढ़ाते हैं. सो पहले के टाइम पे और आज भी बहुत जगह ये माना जाता है कि जो बेटा है वो पूर्वजों को, उनकी जनरेशन को, उनके खानदान के नाम को आगे बढ़ाता है. The horses pulled chariot in the battles fought to expand the kingdoms. ये भी बताया जाता था कि जो हॉर्सेस चैरियट में लगे हुए हैं, चैरियट मतलब रथ, रथ होता था ना, सारथी चलाते थे और पीछे राजा लोग खड़े होके युद्ध करते थे, तो उस रथ में बहुत सारे घोड़े होते थे. तो वो जो घोड़े हैं उनकी भी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो घोड़े अच्छे तरीके से रथ को मतलब युद्ध भूमि से निकालते हुए अपने राजा को प्रॉपर पोजीशन दे रहे हैं लड़ने की, बचा रहे हैं. तो दे हेल्प टू एक्सपेंड द किंगडम, किंगडम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा उनका राज्य. एंड सम बैटल्स वर फाउट ओवर द वाटर, कैटल एंड अदर प्रीशियस आर्टिकल. अच्छा, लड़ाई लड़ने के बहुत सारे कारण होते थे. युद्ध जो होता था, बैटल जो होती थी युद्ध भूमि पे, सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ एक्सपेंड ही करना है हमने, बहुत सारी चीज़ें. कई बार नदियों पे विवाद हो जाता था कि भैया ये वाटर या ये सोर्स ऑफ वाटर, ये नदी जो है हमारे हिस्से में आनी चाहिए, या उस ज़मीन पे इतने सारे कैटल हैं उन किंगडम्स के पास, तो वो कैटल्स हमारी जो है रिसोर्सेज बनने चाहिए. सो देयर आर सो मेनी रीजन्स फॉर द बैटल्स. लड़ाई के बहुत सारे कारण थे. द पीपल टेकन प्रिजनर वर मेड स्लेव who worked for their masters. तो ये भी होता था, जो प्रिजनर्स होते थे, कैदी जो होते थे, पकड़े जाते थे, बाद में उन्हें दासों की तरह बेच दिया जाता था, और वो स्लेव्स जो होते थे अपने मास्टर्स के लिए काम करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे. तो इस तरीके से वैदिक एज में ये बताया गया कि सोशल लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में वॉर भी होती थी, बैटल्स भी होती थी, और सोशल लाइफ में कैसे एनिमल्स की भी इम्पोर्टेंस थी, और अगर कोई प्रिजनर पकड़ा जा रहा है तो कैसे उसे आगे बेच दिया जाता था और वो मास्टर्स के लिए एज अ स्लेव काम करता था. So these was the social and political life. Now moving to the emergence of the Aryans. Aryans एकदम से कैसे आ गए? The Aryans initially lived in the Indus Valley. Presently जो आपका है ना पंजाब, वो वाला पंजाब मैं बात कर रही हूँ बेटा, जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है. पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, भारत का डिवीज़न हुआ ना, तो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी गया है. सो उस पंजाब के आसपास जो है, यानी कि इंडस वैली के आसपास आर्यन इनिशियली रहते थे. देन आपका आ गया सिंध आ गया, जो कि पाकिस्तान में है, एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसको हम NWFP कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपका है ये. As there are 7 important rivers in this region, so this land is also known as Sapt Sindhu. आप देखो बेटा इसमें, if you can see this whole area, तो you will find there are the 7 rivers, Indus, Chenab, Jhelum, Ravi, Burns, Satluj, Indus. बहुत सारी, मतलब ये देखो आप, ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो इसलिए क्योंकि 7 rivers का वाटर का मिक्सचर हो रहा है, so that's why it is also known as Sapt Sindhu. From there the Aryans started to extend their territory towards the east. अब यहाँ से इन्होंने एंट्री ली, पहले यहाँ रह रहे हैं आर्यंस, ये आपका जो पोर्शन है ना इंडस रिवर का, यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला पंजाब वाला हिस्सा. फिर धीरे 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 ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया के, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जा रहे हैं. नाउ अब जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी तो कुछ लोग रह रहे होंगे पहले से, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा. सो दे वर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद द नेटिव पीपल, दोज हु वर नोन एज द्रविडियन. नेटिव पीपल मीन्स जो ऑलरेडी पहले वहाँ से रह रहे थे, तो द्रविडियंस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एंड देन दे डिफीटेड द द्रविडियंस एंड दिस पार्ट ऑल्सो कैप्चर्ड बाय द आर्यंस. नाउ
Those who stayed back were taken as a slave called the Dasyus and Dasas. जो पकड़े गए अपने साथ उन्हें वो ले गए और उन्होंने दास बना लिया. उस समय उन्हें कहा जाता था Dasyus also. During the later Vedic age, the Aryans further expanded their area of influence and occupied the whole North India. धीरे धीरे कैप्चर करते करते ना ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो इनके अंडर आ गया था. इस तरीके से ये ऑक्यूपाइड कर रहे थे. अगर आज का आप देखोगे ना कि नॉर्थ इंडिया या ईस्ट में या वेस्ट में कितना पार्ट इनके पास गया. सो प्रेजेंट डे का आप पंजाब ले लो, देन पंजाब कौन सा, इंडिया वाला. पाकिस्तान वाला तो था ही, वहाँ पे रह ही रहे थे. इंडिया वाला पंजाब ले लो, देन आफ्टर डैट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, बंगाल एंड बंगाल के साथ साथ जितनी भी एडजॉइनिंग एरियाज थी, पूरा इंटायर रीजन जो है वो आर्यंस ने कंट्रोल कर लिया था. दैट्स वाई दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज आर्यव्रता. ठीक है, जो आज आपका बांग्लादेश दिखता है ना मैप में, उस समय नहीं था बेटा बांग्लादेश. सो इसलिए वो कह रहे हैं एडजॉइनिंग एरिया, आसाम के आसपास, यानी कि वो एरिया भी. सो टोटल कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट ये एरिया उस समय आर्यंस के अंडर आ चुके थे एंड नोन एज आर्यव्रता. Now let's discuss the social life of that time. In the early Vedic age, the Aryans led a nomadic life. Beginning में तो वही था, वेंडरर थे वो, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे. They were in the process of expanding their territories. बढ़ाना है, यहाँ तक है कंट्रोल, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, फर्टाइल लैंड्स को कैप्चर करना है. सो लेटर वैदिक एज तक वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बहुत बड़ा एरिया उनके कंट्रोल में आ गया, दे स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. कि भैया अब बहुत बड़ी टेरिटरी हमारे कंट्रोल में है, नाउ वी कैन लिव अ सेटल्ड लाइफ. सो विद दिस लार्ज टाउन्स इमर्ज्ड. अब सेटल्ड लाइफ है तो अब सारी फैसिलिटीज़ देनी है. अब सारी फैसिलिटीज़ देंगे तो क्या होगा, बिग बिग टाउन्स दे इमर्ज लाइक काशी, विदेहा, कौशाम्बी, अयोध्या, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ. ये सारे शहर उस समय के बसाए गए हैं बेटा. दिस शोज दैट नाउ मेनी पीपल वर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग एंड हर्डिंग. अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके शहर बसाए जा रहे हैं, इट मीन्स एट दैट टाइम द पीपल वर completely not dependent on agriculture. They were engaged in the different activities. Maybe they were doing the different occupation, trade activities. They were blacksmith or they were goldsmith or they were merchant etc. यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर या फार्मिंग नहीं होती थी वहाँ पे, और भी एक्टिविटीज़ होती थी. नाउ फैमिली जो होती थी, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. तो ये आपको हमेशा याद रखना है. Who is the smallest unit? That is the family. And it was patriarchal system. पहले भी मैंने आपको बताया, फादर जो होते थे वो हेड होते थे. तो पैट्रिकल सिस्टम ये कहा जाता था, जिसमें ओल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता था वही घर का मुखिया होता था. एट दैट टाइम दैट मुखिया वाज नोन एज गृहपति. गृहपति, गृह मतलब घर होता है, और गृह का जो हेड है उसे गृहपति कहेंगे. सो whatever Grihapati said, that was the final decision at that time. Means the final authority and complete power was in hand of the head of the family, which was known as Grihapati. He lived with his sons, their wives, grandsons and their wives and so on. मतलब एक joint, complete joint family. तो इस क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, है ना, दादा हैं, दादी हैं, अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, उनके बच्चे. तो complete joint family system. Then we can see this joint family system even today also, especially in the villages. As the family expanded ना, the entire village belonged to the same clan. कई बार तो ऐसा देखा गया था कि एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग हो गए हैं. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ऐसा होता था सेम क्लैन, यानी कि सेम एंसेस्ट्री के लोग एक गाँव में रह रहे हैं. The houses in the towns were made using baked bricks. जो उस समय बनाए जाते थे, कच्चे घर नहीं थे, बेक्ड ब्रिक्स यानी ईंट, उसको यूज़ करके, मड को, लाइम को यूज़ करके घर बनाए जाते थे. एंड डोर्स जो होते थे बेटा वो वुडन डोर्स होते थे. इवन विंडोज़ वो भी बनाई जाती थी, सो दैट द वेंटिलेशन कैन पास आउट. ऑन द अदर हैंड द हाउसेज इन द विलेजेस कंटिन्यूड टू बी मेड फ्रॉम मड, लाइम एंड एज वेल एज द बैम्बू. यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कहो कि बहुत बिल्कुल पिछड़ा हुआ ज़माना था,
नहीं, उन्होंने अपने घरों को बेक्ड ब्रिक्स से बनाना शुरू कर दिया था। नाउ मूविंग टू द अदर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट टाइम। उस समय सोसाइटी में बेटा वर्ण सिस्टम जो है वो प्रिवेलिंग था। वर्ण सिस्टम मीन्स द पीपल of the society were divided into the 4 classes or the 4 varnas, 4 different level in the hierarchy. So अगर आप हायरार्की में देखोगे तो टॉप पोजीशन जो आती थी, ये एक पिरामिड की तरह आप पोजीशन बना सकते हो, that was of the brahmanas. Brahman were at the top. They were also known as priests. They performed the yajnas and taught people also. Kshatriyas second उसमें आते थे ladder पे, सेकेंड स्टेटस उनका होता था, डिफेंडेड द पीपल एंड टेरिटरी, फाउट बैटल्स एंड एक्सपेंड देयर टेरिटरीज. वैश्यास दे कंडक्ट द ट्रेड, दे वर द मर्चेंट, हर्डर, कैटल्स को हर्ड करते थे और क्रॉप्स को ग्रो करते थे, मतलब डिफरेंट क्लास ऑफ द ट्रेडर्स. एंड द शूद्रा वॉज एट द लोवेस्ट रैंक इन द पिरामिड एंड दे सर्व द अदर क्लासेस. इनका काम होता था बाकी 3 क्लासेस को सर्व करना. So this 4 Varna system was prevailing in the Vedic society. The Varna system was an open system. ऐसा नहीं था strict, open system था. That is, a person born of Brahman parents could become a Kshatriya. कोई strictness नहीं थी उस समय के ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, नहीं. ओपन सिस्टम होता था. विद योर परफॉर्मेंस, विद योर टैलेंट, स्किल, विद योर हार्ड वर्क, द पर्सन कैन, ब्राह्मण कैन बिकम द क्षत्रिय और द रूलर, और द वैश्य और शूद्रा कैन ऑल्सो, if they are going to be a learned person, by whatever the profession they were. So it means it was the open system. This is the reason that many Shudras people rose to be great rishis also. बहुत सारे शूद्र लोग जो हैं उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके लर्नेड पर्सन बने और बड़े बड़े ऋषि भी बने हुए हैं. हाउएवर दिस सिस्टम डिग्रेडेड इनटू द रिजिड बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम विद द टाइम. स्टार्टिंग में वैदिक एज में इट वाज वेरी गुड, ओपन था वर्ण सिस्टम सबके लिए, जैसे काम करोगे वैसे उस क्लास में आओगे. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया ना बेटा, तो ये बाय बर्थ हो गया, रिजिड हो गया. कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल सख्त कर दिया कि नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेंगे, वैश्य वैश्य ही, क्षत्रिय क्षत्रिय और शूद्र शूद्री, दे कैन नॉट इंटरचेंज. तो ये विद द पासेज ऑफ टाइम थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक हुई, इस कास्ट सिस्टम में रिजिड सिस्टम मतलब बना दिया गया था. नाउ मूविंग टू द आश्रम सिस्टम. ना व्हाट वाज द आश्रम सिस्टम? वर्ण सिस्टम के बाद आश्रम भी दिया गया था. ऐसा माना जाता था मैन लिव्ड 100 years. His life was divided into 4 major आश्रम्स. कि भाई बहुत लंबी लाइफ होती थी पहले लोगों की, तो 4 आश्रम्स में उसकी लाइफ को डिवाइड किया गया था. कि फर्स्ट 25 ईयर जो होते हैं ना बच्चे के, उसे हम कहेंगे ब्रह्मचार्य आश्रम, in which the child studied in the Gurukul from about 10 years of the age. मतलब शुरू के 25 साल आप देखो, 10 साल आप मम्मी पापा के साथ हो और 10 साल के बाद आपको 25 साल तक गुरुकुल में जाना है, अच्छे से हर चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है, एजुकेशन लेनी है. तो डैट इज़ नोन एज द ब्रह्मचार्य आश्रम. फिर आफ्टर 25 ईयर के बाद नेक्स्ट 25 ईयर यानी कि 26 to 50 ईयर, ओके, डैट इज़ कॉल्ड द गृहस्थ आश्रम. कि अगले 25 साल के लिए जो पर्सन है उसे अपनी मतलब शादी करनी है, अपनी फैमिली को रेस करना है, फैमिली के लिए कमाना है, लिविंग करनी है, उसको लुक आफ्टर करना है, अपनी फैमिली की देखभाल करनी है अच्छे से. मतलब एक गृहस्थ आश्रम, पूरा जो सांसारिक आश्रम होता है कि अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का, मम्मी पापा का, सबका ख्याल रखना है, अच्छे से जॉब करनी है. सो डैट वॉज द गृहस्थ आश्रम. देन थर्ड स्टेज नेक्स्ट 25 ईयर जो होते थे उसे कहा गया वानप्रस्थ आश्रम, in which person gave up the family life, studied religious textbooks and did community services. कि अब ये जो टाइम पीरियड है आपका 50 ईयर के बाद का नेक्स्ट 25 ईयर, इसमें आप जो है फैमिली लाइफ को गिव अप कर दो बिल्कुल, और अब आप समाज सेवा में लग जाओ, अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ो, धर्म की सेवा करो. और नेक्स्ट फाइनल जो 25 ईयर होते थे उसे कहा जाता था संन्यास आश्रम. अब आपको पूरा वर्ड रिनाउंस कर देना है, छोड़ देना है. स्पेंड योर होल टाइम इन द मेडिटेशन लाइक द जो ऋषि मुनि करते थे, लाइक अ रेक्लूस. तो कहने का मतलब है 4 आश्रम थे जिसमें आप हर तरीके की लाइफ को जी सकते थे, देख सकते थे और एक्सपीरियंस कर सकते थे. तो दीज वर द आश्रम सिस्टम.
नाउ मूविंग टू द अनदर पार्ट, क्या उस समय कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था? यस, देयर वर मेनी गेम्स एंड रिक्रिएशन अवेलेबल एट दैट टाइम. आर्यंस प्रैक्टिस बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. दोनों एक्टिविटी चलती थी, इंडोर भी और आउटडोर भी. अब उससे पता चलता है कि देयर फाइन कल्चरल बेंट ऑफ माइंड, कि भैया अगर इंडोर गेम भी खेल रहे हैं और आउटडोर गेम भी, सो देवर curious, or they were you can say having the wonderful information about the culture, about the importance of games, about the health status, etc. So their favorite outdoor games including that was chariot racing. रथों की पूरी रेस लगवा देते थे वो अच्छे से. हंटिंग, रेसलिंग, these were the मतलब फेवरेट गेम्स, और इनके कॉम्पिटिशन्स भी जो है हेल्ड किए जाते थे. इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स जो होते थे, लाइक सोर्ड है, लेंसेज है, एरोबोज है, ये सारे भी उसमें यूज़ होते थे. इंडोर एक्टिविटीज़ अगर हम देखते हैं तो बेटा डांस, म्यूज़िक, और आपका ये देख रहे हो इस तरीके का, इट लुक लाइक अ शतरंज ना टाइप का, तो चौसर, इस तरीके का जो है गेम भी खेला जाता था. आप डाइस देख रहे हो, इसमें डाइस लगी हुई हैं, तो ये सारा गेम है. देन apart from that, the many scholars says debates were also held in the indoor activities to test the knowledge of the people. So these were the main sources of recreation at that time. Now moving to the No. 8, in the Vedic age, women were accorded a very high position and considered equal to men. वैदिक एज में एक बात अच्छी थी कि औरतों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, इक्वालिटी दी जाती थी उन्हें. और दूसरा, चेस इज सेड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द चॉपर. ऐसा माना जाता है ये जो हम खेल रहे हैं ना, ये इसी से आगे जाके चेस का जो है इन्वेंशन हुआ था, शतरंज का. नाउ ड्रेस की बात कर लेते हैं. आर्यन ड्रेस कंप्राइज्ड एन अंडरगारमेंट कॉल्ड द धोती, और उस समय उसे निवी भी कहा जाता था, और जो अपर गारमेंट्स होते थे उसे वसा कहा जाता था, एंड अ क्लॉक कॉल्ड द आदि वसा. जो ऊपर पहनते थे ना इस तरीके से शॉल टाइप का, उसे आदि वसा कहा जाता था. सो दे कवर्ड देयर हेड ऑल्सो. मैन विद द टर्बन्स, जो कि जेंट्स होते थे ना ऊपर पगड़ी टाइप का पहनते थे, उसे टर्बन कहा जाता था. और विमेन विद अ लॉन्ग क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स वर इन द फैशन विद बोथ एंड मेन एंड विमेन लव्ड द ऑर्नामेंट्स एंड एज वेल एज फ्लावर्स. ठीक है, बेसिकली जो विमेन होती थी वो अपने हेयर पे फ्लावर को पूरे अच्छे से डेकोरेट करती थी, जैसे हम क्या कहते हैं गजरा बना के पहनना. तो बहुत शौक था इन्हें ऑर्नामेंट्स का, ज्वेलरी का, सजने धजने का. नाउ मूविंग टू द फूड, द आर्यंस वर चीफली वेजिटेरियन पीपल. ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोस्टली जो उसमें थे वो वेजिटेरियन थे. उनकी डाइट क्या होती थी उसमें, वो अनाज को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, लाइक व्हीट हो गया, बार्ले, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हनी, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. तो ये सारा शो करता है कि दे वर वेजिटेरियन. 2 टाइप्स ऑफ द वाइन वर ऑल्सो प्रिवेलेंट एट दैट टाइम, दैट वॉज द सोमा एंड सूरा. ये 2 टाइप्स की वाइन्स थी. सोमा वॉज कंसिडर्ड अ गुड एंड नोबल, while Sura was considered as a evil. So now discuss the religious life of that time. The Varna and Ashram system was as per the religious edicts. बेटा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि वैदिक एज पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय आप रिलीजन को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते. दे स्ट्रिक्टली बिलीव इन रिलीजन, धर्म में बहुत विश्वास करते थे. आर्यंस का ये मानना था कि एक सुप्रीम गॉड है, और अगर हमें मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें मेडिटेट करना पड़ेगा, उनका ध्यान लगाना पड़ेगा, उनके लिए पूजा करनी पड़ेगी. दैट्स वाई दे कंडक्ट द यज्ञ. यज्ञ करते हैं ना बड़े बड़े, जैसे आजकल हम हवन करते हैं, उस तरीके से वो यज्ञ परफॉर्म करते थे, जिसमें वो क्या करते थे. हम आज के टाइम पे अगर हम हवन करते हैं तो क्या करते हैं, स्वाहा इस तरीके से बोलते हैं ना हवन के टाइम पे. तो दैट ऑब्लेशंस वर पेड टू लॉर्ड इंद्रा, रेन गॉड माने जाते थे. भगवान इंद्र जो हैं अग्नि, फायर गॉड माने जाते थे. सोमा, मून गॉड एंड अदर डाइटीज, इन सबको जो है वो अपना यज्ञ में आहुति देते थे. जब हम बोलते हैं ना स्वाहा, तो व्हाट डज इट मीन स्वाहा. स्वाहा बेटा आपकी अग्नि देव की वाइफ है,
तो ये कहा जाता है कि आप इस सारी आहुति को लेकर जाएं और हमें जो है आशीर्वाद दें। सो इस तरीके के जो ट्रेडिशन, जो रिचुअल्स होते थे वो उस समय परफॉर्म किए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम डैट सूर्य, शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, दे वर ऑल्सो वर्शिप्ड इन द वैदिक पीरियड। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज द आर्यंस वर चीफली नोमेडिक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में तो वो वेंडरर ही थे, तो इतना ज़्यादा उन्होंने टेम्पल्स को बनाया नहीं था। बट व्हेन दे स्टार्टेड टू लेड अ सेटल लाइफ ना लेटर वैदिक एज में, तब उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया था और बार बार लोगों को समझाया कि भाई अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भक्ति मार्ग को अपनाइए आप। डिवोशन, भक्ति क्या होती है? द पाथ ऑफ डिवोशन। जब आप जिसको भी मानते हो, जिस ईष्ट को मानते हो, उसकी भक्ति में आप लीन हो जाओ, उसका नाम जपने लग जाओ और कर्म करते रहो। दैट इज़ योर मोक्ष और मुक्ति मार्ग। तो ये सब सिखाया था आर्यंस ने और इस सब की प्रैक्टिस वो उस समय करते थे। नाउ मूविंग टू द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल लाइफ। ये दो चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। एजुकेशन की बात अगर हम करें, द आर्यन रिसीव्ड एजुकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ये मैंने आपको बताया कि जो उनका ब्रह्मचार्य आश्रम होता था, लाइफ के पहले 25 साल, उसमें वो एजुकेशन को गेन करते थे। व्हेन they become a young child, they were admitted to a gurukul or the ashram where he lived with the rishis, जिन्हें टीचर्स कहा जाता है, एंड स्टडीड अंडर हिज गाइडेंस। आज भी हम स्कूल जाते हैं ना, 3 इयर्स की एज में हम चले जाते हैं प्री नर्सरी, नर्सरी केजी। एट दैट टाइम अराउंड 8 to 10 ईयर्स ना, तो एडमिशन कराया जाता था गुरुकुल में। फिर वो वहीं रहते थे और गुरु के ही गाइडेंस में पूरी शिक्षा को गेन करते थे। द आश्रम्स वर बिल्ट इन द डीप फॉरेस्ट अवे फ्रॉम द टाउन्स। कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति। The rishi taught him reading, writing, arithmetic, science, politics, agriculture, animal husbandry. ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ये सारे सब्जेक्ट। एंड इन एडिशन रिलीजियस टेक्स्ट वर ऑल्सो टॉट टू बी लर्न बाय द रोट। पूरा अच्छे से सारे श्लोक, सारे भजन अच्छे से रोट लर्निंग पूरा उन्हें याद होने चाहिए। And no fee was charged for the education at that time. But the people had to help in the ashram work, like gathering the firewood हो गया आपका, या looking after the cows हो गया, graze कराना है, cleaning है, farming है, cooking है, ये करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल फीस भरते हैं ना हम स्कूल की, वैसा नहीं होता था। गुरुकुल में फीस नहीं लगती थी, लेकिन हाँ, गुरुकुल में अगर आपको पढ़ना है तो गुरुकुल के सारे काम आपको करने होंगे। और एट द एंड ऑफ एजुकेशन आपको गुरु दक्षिणा देनी होती थी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि आपकी सारी एजुकेशन पूरी हो गई, अब आप गुरुकुल छोड़ के जा रहे हो वापस अपने घर, तो जो आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप गुरु दक्षिणा उन्हें दे के जाओगे। सो गुरुकुल वर गिवन ग्रांट्स बाय द रूलर्स एंड रिच पीपल। देखो गुरुकुल चलाना तो है ही भाई, इतने सारे शिष्यों को खाना कैसे मिलेगा, ऋषि मुनियों का काम कैसे चलेगा? तो जो रूलर्स होते थे, बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, वो गुरुकुल्स को ग्रांट्स देते थे। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें बेटा, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये तो मेन ऑक्यूपेशन थे ही आर्यंस के। बहुत सारी क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे। वीट हो गया, बार्ले है, राइस है, मिलेट, कॉटन, ऑयल सीड, मतलब फार्मिंग परफेक्शन में हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम डैट फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी वो ग्रो कर रहे थे। कैटल उन्होंने बहुत ज़्यादा पाल रखे थे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब उनकी लाइफ का पार्ट थे और इसके सरप्लस को वो सेल भी करते थे। दे डोमेस्टिकेटेड द काउ, शीप, ऑक्सन, गोट, डॉग्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा। तो इस तरीके। लेकिन गाय जो इसमें काउ है ना बेटा, उन्हें एक कहते हैं ना सेक्रेट, पवित्र प्लेस, यानी कि उन्हें पूजा जाता था, एक ऑनर दिया जाता था, इसलिए उनकी जगह भी अलग से रखी जाती थी जहाँ उन्हें कोई आसानी से हर्ट ना कर जाए। गाय को माँ की तरह पूजा जाता था। अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड, वीविंग होती थी उस समय, स्पिनिंग हो गई, पॉटरी मेकिंग, बर्तन बनाना हो गया, कारपेंट्री है, मेटल वर्क का काम करें। तो कहने का मतलब है अलग अलग टास्क भी परफॉर्म किए जाते थे। और जब आयरन की डिस्कवरी हो गई, सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट मेटल टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड वेपन्स। क्योंकि आयरन से तो भैया बनाओ, स्पीयर भी बनाओ, एरो हेड भी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें जो है बनने लग गई थी। सो ऑक्यूपेशन ऑफ एन आयरन स्मिथ गेन्ड इम्पॉर्टेंस एट दैट टाइम। देन व्हेन द टाउन एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज ना, ट्रेड फ्लोरिश्ड अ लॉट, बोथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, सी ट्रेड
हैव बीन मेंशन्ड इन द वेदास। इसका मतलब उस समय वो समुद्री यात्रा भी करते थे, voyages means they are moving to the other parts of the country through the sea routes and long distance land route से भी वो ट्रेड करते थे, that has been mentioned in the Vedas. और people knew about the other civilization also, they learned the new trade also, कटिंग कैसे करनी है, ज्वेलरी कैसे बनानी है, डाइंग वगैरह, ये सारे वर्क उन्होंने अदर सिविलाइजेशन से भी सीखे हैं। एंड ग्रेजुअली बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस्ड होने लग गया। When I am talking about the barter system, मतलब कि आप एक्सचेंज कर रहे हो बेटा। आज के टाइम पे क्या है, आप कॉइन दे देते हो, आपके पास करेंसी है, आप नोट देते हो या आप प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड वगैरह को यूज़ करते हो, है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो। बट उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास व्हीट है, ठीक है, मैं मार्केट में गई एंड आई नीड अ राइस, तो आई वॉज आस्किंग इन द मार्केट, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, एनीबडी इज़ हैविंग अ राइस, उसके पास राइस है। मैंने उससे पूछा आप मुझे राइस दे देंगे? उसने बोला हाँ दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, राइस के बदले मैं आपको व्हीट दे रही हूँ। और अगर वो मना कर देगा नहीं मुझे व्हीट तो नहीं चाहिए, मुझे तो पल्सेस चाहिए, दालें चाहिए, तो फिर तो नहीं हो पाएगा एक्सचेंज। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो और जो उसे चाहिए वो मेरे पास हो, तभी एक्सचेंज होता था। यानी वस्तु विनिमय, थिंग्स टू थिंग्स। उस समय कोई करेंसी नहीं होती थी, तो व्हेन थिंग्स वर एक्सचेंज इन द ट्रेड, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। और फिर धीरे धीरे तो कॉइन्स डेवलप्ड हो गए थे। आफ्टर द इकोनॉमिक लाइफ, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट टाइम। आर्यन सेटल डाउन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। एट फर्स्ट दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू द स्मॉल ट्राइब्स। छोटे छोटे झुंड उन्होंने ट्राइब्स अपनी बनानी शुरू कर दी अंडर द कमांड ऑफ अ राजन। और अब राजन कौन होता था, मान लो ये ग्रुप है तो उसका ब्रेव और इंटेलिजेंट पर्सन होता था। बट विद द टाइम द पोस्ट बिकेम द हेरिडेटरी। अब स्टार्टिंग में तो ये हुआ कि जो ब्रेव पर्सन है, जो इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, उसको उन्होंने बना दिया अपना हेड, राजन कह दिया। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, हेरिडेटरी हो गया, फिर उसी का बेटा, उसी का बेटा, उसी का बेटा, मीन्स द पोस्ट ट्रांसफर फ्रॉम दैट वन फैमिली टू द सेम मेंबर ऑफ द फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन। तो दैट इज हायरार्की हो गई, हेरिडेटरी हो गया। ही फॉर्म द पॉपुलर असेंबलीज, सभा बनानी शुरू करी, समिति बनानी शुरू की। सभा क्या होती थी, जनरल असेंबली होती थी, विच ऑल ग्रोन अप पीपल अटेंडेड, कि भैया आज सभा बुलाई गई है, तो जितने भी यंग लोग होते थे वो सारे अटेंड करते थे। समिति वॉज द असेंबली ऑफ द एल्डर, समिति में सारे एल्डर लोग होते थे, वो आके अटेंड करते थे। रूलर ऑल्सो अपॉइंटेड द मिनिस्टर टू हेल्प हिम। अब टू इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर जो रखे गए थे उस समय, एक तो पुरोहित होता था, दैट इज़ द स्पिरिचुअल हेड और एडवाइज़र, और दूसरा सेनानी होता था, जिसे मिलिट्री कमांडर या आर्मी कमांडर भी कहा जाता था। द रूलर रिसीव द बाली, मीन्स द गिफ्ट फ्रॉम द पीपल हु मीट डाइवर्स नीड ऑफ द टेरिटरी। भाई मान लो, भाई रूलर के पास भी तो कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए ना, कहाँ से पैसा आएगा राजा के पास भी, राजा भी टैक्स तो लगाता ही था, प्लस जो दूसरी टेरिटरी के आसपास के लोग जो आते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो उसके बदले में वो कोई ना कोई गिफ्ट या ग्रांट दे के जाते थे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ होती थी, जहाँ सभा यंग पीपल की, समिति एल्डर पीपल की, पुरोहित स्पिरिचुअल हेड, सेनानी आर्मी कमांडर और बाली गिफ्ट, ये सब चलता था। ग्रेजुअली क्या हुआ, अब ये ट्राइब जो छोटे सी थी धीरे धीरे लार्ज किंगडम्स में बढ़ती गई, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होना शुरू हो गया। और अब तो राजा पावरफुल होने लग गए और अपने आप को राजन की जगह महाराजा कहलाने लगे, या कई जगह पर उन्हें सम्राट भी कहा जाता था। तो इस तरीके के टाइटल एज्यूम होने लग गए। नाउ सम ऑफ द पावरफुल किंगडम्स ऑफ दिस टाइम वर द काशी, मगध, कुरु, पांचाल, कोसाला, अंगा। उस समय इन्हें महाजनपद, और फिर धीरे धीरे ये बड़े बड़े किंगडम्स में एक्सपेंड हो गए। किंग्स ऑफन फाउट विद ईच अदर टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, आपस में लड़ रहे हैं कि भैया हमारी एरिया बढ़ जाए। सो रूलर्स मेंटेन द लार्ज आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी एंड टू कॉन्क्वेस्ट द अदर टेरिटरीज ऑल्सो। सो इस आर्मी में आपके मतलब राजा जो होता था उसके पास एलिफेंट हो गए, फुट सोल्जर्स हो गए, हॉर्स राइडर, सब कुछ होते थे। कमांडर्स रोड चैरियट्स, रथ बहुत ज़्यादा होते थे। द इम्पॉर्टेंट वेपन्स इंक्लूडेड द लांसेस, स्पीयर, सोर्ड्स एंड जैवलिन एक्सेट्रा। बहुत सारे जो उस समय वेपन्स थे वो यूज़ किए जाते थे।
तो ये तो हो गई उनकी लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और एजुकेशनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ। अब चलते हैं कंटेम्प्रेरी चालकोलिथिक सेटलमेंट पे। देखो बेटा, सिविलाइजेशन जो है इट डिड नॉट इवॉल्व एट द सेम पेस। ये कई बार मैं आपको बोल चुकी हूँ कि एक पेस पे हर जगह डेवलपमेंट नहीं होती कि यहाँ भी हो गया, अच्छा वहाँ भी हो गया, वहाँ भी हो गया। अगर मैं कह रही हूँ तो नहीं, एवरी प्लेस इज हैविंग द डिफरेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। और ऐसा ही यहाँ पे भी था। इन नॉर्थ इंडिया द डक्कन वॉज स्टिल अंडर गोइंग टू द चालकोलिथिक एज and the Chalcolithic age lasted from 4000 BC to 2000 BC, but in Deccan it continued right until the 1000 BC. नॉर्थ इंडिया में हम चालकोलिथिक एज से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका डक्कन में देखो वो अभी 1000 BC तक चल रहा था। So excavation has revealed the different features of Harappan and Chalcolithic civilization. यानी अभी कुछ कुछ जगह पे यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और कुछ जगह में हम चालकोलिथिक सेटलमेंट के अंदर आ चुके हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हड़प्पन सेटलमेंट जो थी वो अर्बनाइज थी, कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय यूज़ हुई थी। चालकोलिथिक सेटलमेंट जो था वो रूरल वन था। हड़प्पन डिस्कवरी जो कहा जाता है, उन्होंने कॉपर को सबसे पहले डिस्कवर किया और उन्होंने अलॉय यानी कि ब्रॉन्ज को बनाना शुरू किया। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को जब हम मिक्स करते हैं तो ये अलॉय बनता है, दैट इज ब्रॉन्ज। चालकोलिथिक पीपल ने जो है आयरन को डिस्कवर किया, मतलब ये कॉपर को डिस्कवर कर रहे हैं और जिंक बनाना सीख गए हैं और उन्होंने आयरन को डिस्कवर किया। हड़प्पन जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स को यूटिलाइज करते थे फॉर डिफरेंट टास्क, और चालकोलिथिक पीपल जो हैं वो बेसिकली स्टोन एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे। तो दीज वर द डिफरेंसेस दैट वी फाउंड थ्रू द आर्टिफैक्ट्स ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। अब आप इंडिया का मैप देखो, आपको यहाँ पे डिफरेंट चालकोलिथिक साइट्स आपको बताई गई हैं कौन कौन सी हैं। जो आपका ये वायलेट रेड कलर का है, दीज आर द चालकोलिथिक साइट एंड ग्रीन कलर शोज द मेगालिथिक साइट्स। यू कैन सी, आपको यहाँ पे दिया हुआ पूरा नॉर्थ ईस्ट तक आप देख सकते हो। देयर आर सो मेनी चालकोलिथिक साइट वी फाउंड इन द इंडिया। नाउ केस स्टडी आती है, ढक्कन की कर लेते हैं। अभी तक हमने नॉर्थ वेस्ट की थी। तो चालकोलिथिक साइट हैव बीन मेनली फाउंड इन द ढक्कन। ढक्कन मतलब आपका इंडिया का जो नीचे का पोर्शन है ना वो। इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें इस साइट्स के, सो बरियल ग्राउंड, सबसे ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन बरियल से मिली है। बरियल्स मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता था। तो बरियल ग्राउंड्स को उस समय मेगालिथ कहते थे। मेगा मीन्स बड़ा, लार्ज, और लिथ मतलब स्टोन, so large stone. The Chalcolithic burial site have been marked by a large stones. When the North India witnessed the Vedic age, Deccan around 3000 years ago, the Chalcolithic sites saw a practice of marking burial sites with the megalith. मतलब नॉर्थ इंडिया में वैदिक एज चल रहा है, तो डक्कन में अभी चालकोलिथिक एज का ही मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितना भी हमने बरियल साइट्स को देखा है तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिले हैं एंड दिस साइट टेल अस अबाउट द पीपल इनहैबिटिंग दीज प्लेसेस। सेवरल ऑफ दीज फीचर्स आर क्वाइट कॉमन। हालांकि देखो रहने सहने का ढंग तो बहुत सारा कॉमन ही मिल रहा है यहाँ पर, बट जो आपको अलग से दिया गया है थोड़ा सा, वो एग्जाम्पल ये दिया है कि ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी दैट वी हैव फाउंड विद। ये देखो, ये आप देखोगे इस तरीके की पॉटरी हमें बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन के टाइम पर मिली है। और ये भी हमने देखा है कि ये पॉटरी जो है, जो डेड बॉडी थी उनके साथ बरेड की गई है। स्टोन्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स फॉर ऑल्सो बरेड। मतलब स्टोन के भी हैं, गोल्ड के भी हैं, सिल्वर के भी। ऑर्नामेंट उस समय डेड बॉडी के साथ रखे गए हैं फॉर द ये मान के कि रीबर्थ होगा, तो रीबर्थ होगा तो उसे दोबारा इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। देन अ बरियल साइट एट द ब्रह्मगिरी वॉज फाउंड विद द कॉन्च शेल, कॉपर, बैंगल्स, स्टोन्स एंड गोल्ड। आप सोचो, एक साइड पे तो हमें ऐसा भी मिला है कि बैंगल्स भी मिल रही हैं, स्टोन भी मिल रही हैं, गोल्ड बीड्स भी मिल रहे हैं, विच क्लियरली मार्क्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेड पर्सन। कि कितनी इम्पोर्टेंस उस बंदे की रही होगी कि उसकी इतनी वैल्यूएबल थिंग्स भी उन्होंने उसके साथ दफना दी, खुद नहीं रखी हैं।
तो इस तरीके से हमें उस समय की सोशल लाइफ के बारे में समझ में आता है। और कुछ के पास हमें जो है सिर्फ अर्दन पॉट टाइप के मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि भाई वो उसका इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा रिच नहीं रहा होगा, उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं रहे होंगे, गरीब होगा। और जिसके साथ हमें गोल्ड कॉपर सब कुछ मिल रहा है तो भाई वो अमीर घर का होगा। एट द सम साइड फैमिली बरियल्स वर डिस्कवर्ड, दिस मीन्स अ डीप एंड वाइड पिट with the person and his relative buried along the side in the same pit। और ऐसा भी देखने को मिला है ब्रह्मगिरी साइट्स में कि जैसे एक पर्सन की है ग्रेव, बरियल साइट है, दफना दिया उसे, उसके साथ दूसरी है, तो ऐसा माना जाता है चिपकी हुई है तो भाई ये उसके रिलेटिव रहे होंगे, इसलिए उसके साथ ही उनको दफना दिया गया है। तो ऐसा हम बरियल्स को स्टडी करके इस तरीके के इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं। द अप्रोच टू दीज बरियल पिट्स वॉज थ्रू potholes, some stone circles or the boulders mark the burial spot also। बड़े बड़े पत्थर हैं, तो आप जब ऐसे ऐसे पत्थर फिर ऐसे रखे हुए पत्थर दिखता था ना, तो उसकी खुदाई करती थी कि ये मेगालिथ है, यहाँ हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसी एक साइट हमें इनाम गांव में भी मिली, बरियल साइट्स वहाँ पर भी हैं। दे वर लोकेटेड हाउसेज देमसेल्व्स, द डेड बॉडीज हैड देयर हेड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, फूड एंड वाटर वर केप्ट इन वेजल्स नियर द डेड बॉडी। मतलब जो डेड बॉडी दफनाई गई है, बरियल्स को पिट में रखा गया, बरी किया गया, तो उसमें ये दिख रहा है कि जो हेड है बंदे का वो नॉर्थ साइड में है और उसके साथ उसकी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये सारा हम मतलब उसको देख के हिस्टोरियंस अपने कंक्लूजन पर आते हैं। मे बी दे थॉट दैट द डेड माइट नीड दैम ड्यूरिंग द ऑनवर्ड जर्नी। भाई अगर खाना भी रखा है, उसके बर्तन भी रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसे नेक्स्ट लाइफ की जर्नी में ज़रूरत पड़ेंगी। नाउ मूविंग टू द सोशल लाइफ। सोशल लाइफ अगर आप देखोगे, द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ देम हैव बीन एक्सकेवेटेड एट द प्रकाश तापी वैली, देन उसके बाद आपका दायमाबाद गोदावरी वैली एंड इनाम गांव डेट इज़ भीमा वैली। यहाँ पर हमें सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है और ये अराउंड 1500 BC का रहा होगा। दीज साइट्स वर सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, पॉपुलेशन इनकी करीबन 1000 लोग रहते होंगे उस समय। एंड द पीपल क्रिएटेड द यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग पॉटरी एट दैट टाइम, मेड द टूल्स और ऑर्नामेंट्स ऑल्सो। और साइड से जितने भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और रिमेन्स मिले हैं वो ये रिवील करते हैं दैट पीपल एट दैट टाइम वर फार्मर्स, हंटर, फिशरमैन एक्सेट्रा, ये रहे होंगे। द पीपल लिव्ड इन द रेक्टेंगुलर हाउसेज, क्योंकि जितना एक्सकवेट किया है वो रेक्टेंगुलर हाउसेज हैं, हैविंग वेटल एंड दोआब वेल्स एक्सेट्रा। थैच वॉज यूज टू मेक द रूफ, आपका होता है ना सूखी घास टाइप का होता है, उसको यूज़ किया जाता था। ग्रेन जो है ग्रेनरी में स्टोर किए जाते थे, इस तरीके से बनाया जाता था, बड़े बड़े पिट्स, उसमें ग्रेन्स को रख दिया जाता था। सो पीपल फेड ऑन द बार्ले, व्हीट, लेंटिल्स, पीस, ग्राम, इन सब चीज़ों को, ग्रेन्स को वो यूज़ करते थे। ट्रेड और इकोनॉमिक लाइफ की बात अगर हम करें, सो द विलेज वॉज सराउंडेड बाय द फोर्टिफिकेशन वॉल। मतलब जैसे आजकल आपके फ्लैट्स होते हैं ना बेटा, तो फ्लैट्स के चारों तरफ क्या होता है, बाउंड्री होती है। सेम ऐसे ही उस समय गांव के चारों तरफ बाउंड्री होती थी, उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन होना। सो देयर इज एविडेंस ऑफ द ऑन द रिवर फ्रंट दैट अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म वॉज वंस बिल्ट टू लैंड द बोट्स। और जो फील्ड होते थे अराउंड द रिवर गॉड, अगर आप देखोगे, हैड चैनल्स, एम्बैंकमेंट एक्सेट्रा। ओवरऑल कि उन्हें कैनाल्स बनाना आता था, नदियों के पानी को रोकना आता था कि छोटे छोटे बांध बना दें, फिर उस पानी को चैनल करके, चैनलाइज करके छोटी छोटी नहरें बना के खेतों तक पानी को पहुंचा दिया जाता था। बोट को कैसे लेकर जाना है नदी के अंदर, वो रास्ता उस तरीके से बनाते थे। सो मैनी स्टोन टूल्स ऑल्सो वी हैव फाउंड विच यूज टू कट द मीट, प्लांट, एनिमल हाइड्स एक्सेट्रा। टेराकोटा बीड्स मिले हैं हमें, सेमी प्रीशियस जेम्स मिले हैं, आइवरी मिली है, सीशेल मिले हैं, बुलक कार्ड्स है। ये सारा हमें शो करता है कि दे वर डूइंग द फार्मिंग ऑल्सो, दे वर डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑल्सो, वीविंग, डाइंग, ज्वेलरी, सब कुछ यहाँ पर होता था। रिलीजियस लाइफ की बात करें, सो पीपल प्रैक्टिस द रिलीजियस लाइफ। बहुत सारे रिचुअल और ट्रेडिशन उस समय फ्लोरिश थे, बहुत सारे भगवानों को भी पूछते थे, स्पेशली मदर गॉडेसेस और बुल की पूजा की जाती थी। दे ऑल्सो वर्शिप द डाइटी हु रिजेंबल्ड लाइक अ शिवा पाशुपति। एक मतलब हमें उस तरीके के स्टैचू मिले हैं जो ऑलमोस्ट दिखते हैं शिवा पाशुपति की फॉर्म में। दे सीम टू हैव बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। उनकी भी ये सोच थी
कि भाई रीबर्थ होता है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी होती है, पुनर्जन्म होता है, इसलिए वो बरियल्स में बहुत सारे सामान को रखते थे। तो ये थी उनकी रिलीजियस लाइफ। So I hope you understand each and every concept. Let's do the quick revision of this chapter. What we have discussed? We have discussed that the Rig Veda is the chief source of information for the early Vedic age. तो उससे हमें पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम डैट लेटर वैदिक एज अभी है यहाँ पे। आर्यंस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ इंडिया तक पूरा स्प्रेड हो गए थे। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एंड पीरियड ऑफ लाइफ वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 4 आश्रम, that was brahmacharya, grihast, vanprasth and then sannyasa. Performance of yajna was also the chief form of worship. यज्ञ करते थे लोग पूजा पाठ के लिए, और लेटर वैदिक एज में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, ये भी हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस दैट आर्यन कम्युनिटीज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पावरफुल किंगडम्स। बड़े बड़े किंगडम्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। और चालकोलिथिक एज जो है दक्कन में 1000 BC तक प्रिवेलिंग थी, क्योंकि वहाँ में बड़े बड़े मेगालिथ मिले हैं ब्यूरियल साइट्स पे, और चालकोलिथिक पीपल जो है फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग, फिशिंग ये सब करते थे। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट. Please do the exercise carefully.